सऊदी अरब आज वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज को खरीद रहा है, चाहे वो गेमिंग कंपनीज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, एआई या टेक कंपनीज। सारे सेक्टर्स की टॉप कंपनीज में आज सऊदी अरब की ओनरशिप है। जैसे ईए गेमिंग, इसको सऊदी अरब ने 5 लाख करोड़ कैश देकर खरीद लिया, जिसके अंदर फीफा, एपेक्स लेजेंड्स, स्टार वॉर्स जैसे गेम्स आते हैं। निंटेंडो, इसकी टोटल वैल्यूएशन $52 बिलियन है। इसके अंदर सऊदी ने 8.2% ओनरशिप खरीदा है, जिसके अंदर सुपर मारियो जैसे गेम्स आते हैं। ल्यूसिड ग्रुप, जो कि अमेरिका की टॉप लग्जरी ईवी मैन्युफैक्चरर है, सऊदी के पास इसकी 60% ओनरशिप है। उबर में भी सऊदी आज 3.5% स्टेक्स होल्ड करता है। इसके अलावा एनवीडिया, मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में भी हैवीली इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा भी सऊदी अरब एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड में 2%, टेक टू इंटरैक्टिव में 3.5%, कैपकॉम में 5%, ओला एग्री में 80% और नेक्सन में 5% स्टेक्स होल्ड करता है। और सऊदी अरब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी लीग में खेलने के लिए 1700 करोड़ की एनुअल सैलरी भी दे रहा है। लेकिन सऊदी के पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद क्यों रहा है, जिसका आंसर है ऑयल। हाँ, ऑयल। अगर आप दुनिया के उन देशों पर नज़र डालें जिनके पास तेल के खजाने हैं, तो उनमें से आधे देश आपको गरीब ही मिलेंगे। वेनेजुएला, ईरान, इराक, लीबिया और नाइजीरिया। या तो इन कंट्रीज़ में हाई इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, सिविल वॉर चल रही है, या फिर अमेरिकन कंपनीज तेल के खजाने को लूट रही हैं। और सऊदी अरब को भी डर है कि उसके साथ ये सब ना हो जाए, इसलिए वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और ऑयल पर डिपेंडेंस ख़त्म करना चाहता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है कि जिन देशों के पास तेल के ख़जाने हैं, उनमें से आधे देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाते हैं? इसके पीछे ये 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है द ऑयल कर्स। इस थ्योरी को पहली बार 2012 में UCLA के प्रोफेसर माइकल रॉस ने पब्लिश किया था, जो ये कहती है कि जिन कंट्रीज़ में ऑयल या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्स की जैसी ही डिस्कवरी होती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास अंधा पैसा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पावर में बैठे लोग आम जनता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। करप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर बगावत कर देते हैं और देश में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है और ज़्यादातर देशों में डिक्टेटरशिप आ जाती है। और यही चीज़ नाइजीरिया के साथ भी हुई है, जो कि अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर भी आज यहाँ की 40% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। इराक, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला देश, लेकिन फिर भी वहाँ दशकों से सिविल वॉर चल रही है। लीबिया, जहाँ पर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, और यहाँ भी सालों से सिविल वॉर चल रही है। और वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ है, जिसका पूरा फ़ायदा अमेरिका उठाता है। और उन देशों में जहां ऑयल मिलने की वजह से इकोनॉमी ख़राब हो गई, वहां अपनी मिलिट्री भेजकर ऑयल रिजर्व्स को अपने कब्जे में कर लेता है। सेकंड रीज़न है द डच डिजीज़, जो कि एक सबसे ख़तरनाक इकोनॉमी ट्रैप है। अब जैसे ही किसी देश के पास ऑयल जैसा कोई नेचुरल रिसोर्स मिलता है, तो वो देश उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस देश में डॉलर का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोकल करेंसी बहुत महंगी हो जाती है और उस देश में बनने वाला सामान भी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। और एक्सपोर्ट्स महंगे होने की वजह से उस देश के दूसरे सेक्टर्स के गुड्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके एंड रिजल्ट में उस देश के दूसरे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इकोनॉमी या तो क्रैश हो जाती है या फिर 100% ऑयल पर डिपेंड हो जाती है। और यही हुआ है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब की इकोनॉमी भी 90% ऑयल पर डिपेंडेड है। अब इसका नाम डच डिजीज़ इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले नीदरलैंड्स कंट्री के साथ हुआ था। और लास्ट रीज़न है द इनोवेशन ट्रैप। अब जब भी किसी देश में ऑयल की डिस्कवरी होती है, तो वो देश उसको एक्सपोर्ट करके अंधा पैसा कमाने लगता है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी शुरू हो जाती है और कंट्री के बेस्ट माइंडसेट एक ही सेक्टर में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से एआई जैसे एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में कंट्री बहुत पीछे रह जाती है। और सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये उसके साथ भी हो,
क्योंकि ये उसको भी पता है कि उसके ऑयल के रिजर्व्स 65 से 70 सालों में ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद सऊदी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी सऊदी अरब की टोटल जीडीपी का सिर्फ 10% नॉन ऑयल सोर्सेज से आता है और सऊदी 2030 तक इस नंबर को बढ़ाकर 50% करना चाहता है ताकि ऑयल पर डिपेंडेंस ख़त्म हो सके। इसीलिए सऊदी अरब अपने तेल से आने वाले पैसों को PIF के थ्रू दूसरे एसेट्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। PIF जो कि सऊदी अरब का सोवरेन वेल्थ फंड है, सऊदी अरामको का 97% ओनरशिप कंट्रोल करता है। सऊदी अरामको वही कंपनी है जो सऊदी अरब के ऑयल के एक्सपोर्ट को संभालती है और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट वैल्यूएटेड कंपनी है। PIF $1.15 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती है जो कि इंडिया के एनुअल बजट से लगभग दुगना है। द ऑयल कर्स और द डच डिजीज से बचने के लिए सऊदी अरब टूरिज्म पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि लोग उसके देश में आकर वहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदें। नियोम जैसे मेगा फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ भी बना रहा है ताकि सऊदी अरब टूरिज्म का एक हब बन सके। लोगों को अपने देश में बुलाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए गेमिंग और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तक सऊदी ने गेमिंग में $38 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि अभी तक का लार्जेस्ट गेमिंग इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी लीग में खेलने के लिए 1700 करोड़ की एनुअल सैलरी दे रहा है और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करने वाला है जिससे उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। इसके अलावा ल्यूसिड ग्रुप एक EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सऊदी अरब में लगा रही है। AI, डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी में भी सऊदी अरब जम के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर सऊदी अरब अपने विजन 2030 में सक्सेसफुल हो गया तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बन जाएगा। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ सऊदी अरेबियाज प्लान फेल्स? सब्सक्राइब।